गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गिरिदास मुंदड़ा बाल भारती माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम आज क्लास 9th में भारत और समकालीन विश्व भाग 1 के अंतर्गत पार्ट 1 पढ़ रहे थे, फ्रांसीसी क्रांति, जिसके अंतर्गत मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसके 6 पार्ट है। तो उसके अंतर्गत हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज मैं इसका चौथा पार्ट लूंगी। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी? यह फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत ही आता है। तो इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कि क्या फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी या नहीं, उनके लिए क्या इसके अंतर्गत नियम बनाए गए थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे एस्टेट्स की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। कौन सी तीसरे एस्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका के लिए निर्वाह के लिए कार्य करती थी? वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। मतलब कि महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं थे उस समय। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे एस्टेट्स के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। मतलब कि जो धनी परिवार की लड़कियां थी वही, उन्हें ही अधिकार था सिर्फ पढ़ने का। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देखरेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। पुरुषों की ज्यादा थी और महिलाओं की कम थी। ठीक है। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए। यहाँ पर महिलाओं ने अपने हितों को करने के लिए कि उन्होंने चर्चा करी और चर्चा के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। स्वयं नहीं निकाले थे। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के 60 क्लब अस्तित्व में आए थे। उस समय फ्रांस के जो नगर थे उसके अंतर्गत महिलाओं के 60 क्लब थे और उनमें द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे ज्यादा मशहूर क्लब था। ये क्लब का नाम है। उनकी एक प्रमुख यह मांग थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। उन्होंने अपनी तरफ से मांग उठाई थी यह सबसे बड़ी, कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं के मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने वाले तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून किए थे। जो प्रारंभिक वर्षों के अंतर्गत जो क्रांतिकारी सरकार थी वहां उनके अंतर्गत उन्होंने महिलाओं के जीवन में सुधार के लिए कुछ कानून बनाए थे। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया था। यह उनका एक पहला नियम बनाया गया था कि सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ सभी लड़कियों को स्कूली शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंधन माना गया और नागरिक कानून के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और पर मर्द और औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया था। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी। वह कोई भी व्यवसाय से संबंधित ट्रेनिंग ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू कर दिया था।
आतंक का जब राज था फ्रांस में, उसके दौरान सरकार ने क्या किया, महिलाओं के क्लबों को बंद करने की योजना बनाई और राजनीतिक गतिविधियों पर भी उनके प्रतिबंध लगा दिया था, कानून लगा दिया था और कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय भी कई जानी मानी महिलाएं थी, उनमें से कुछ को फांसी पर भी चढ़ा दिया गया था। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा है। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के लिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया था। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया था। 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने भी अपने लिए मत के अधिकार हासिल कर लिए थे। तो इससे यही पता चलता है कि फ्रांस में महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी, उन्होंने भी अपने लिए कई नियम बनवाए थे। उसी के अंतर्गत हम यहाँ पढ़ेंगे एक क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गुज, 1748 से 1793 तक का उनका जीवन था, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये चित्र क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गुज का है। इन्होंने अपने जीवन में काफी चीजों के लिए संघर्ष किया था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओलंप दे गुज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। ठीक है, उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया, क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। उस समय जो घोषणा पत्र जारी किया गया था उसके अंतर्गत महिलाओं के मूलभूत अधिकारों को वंचित रखा गया था उनसे, और इसलिए उन्होंने सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। सन 1793 में ओलंप दे गुज ने महिला क्लबों की जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना भी की थी। इन्होंने महिलाओं के जो क्लब बने हुए थे उनको भी जबरदस्ती बंद कर दिया गया था, तो इन्होंने उस समय जो सरकार थी जैकोबिन की, उसकी भी बहुत इन्होंने आलोचना की थी। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चला गया था इन महिला पर। ठीक है, और इसके बाद उन्हें तुरंत ही फांसी पर लटका दिया गया था। तो इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत भी महिलाओं के में भी बहुत संघर्ष किए हैं और इनके लिए भी यहाँ क्रांति हुई थी और उन्हें मताधिकार का भी, फ्रांस की महिलाओं में भी मताधिकार हासिल किया था। और उसका जो टाइम था उस समय 1946 में उन्होंने मताधिकार प्राप्त कर ही लिया था। तो इससे ये पता चल गया कि हाँ, महिलाओं के लिए भी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अब ये कुछ घोषणा पत्र था, जो घोषणा पत्र ओलंप दे गुज ने बनाया था, उसके अंतर्गत कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए थे। वो देखते हैं कौन कौन से उन्होंने अधिकार दिए थे। औरत जन्मना स्वतंत्र और अधिकारों में पुरुष के समान है। उन्होंने क्या कहा, औरत और पुरुष समान है। सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिला के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना है। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। ठीक है, समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है, जो पुरुषों एवं महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ नहीं है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। यह सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिक अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना किसी भेदभाव के हर तरह के सम्मान व सार्वजनिक पद के हकदार हैं। एकदम सही बात की थी इन्होंने। आगे देखते हैं, कोई भी महिला अपवाद नहीं है, वह विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तार और नजरबंद की जा सकती है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करें। और ये बातें इनके घोषणा पत्र में थी, और जो पहले घोषणा पत्र था उसको निरस्त कर दिया गया था। उन्होंने वापस अपने हिसाब से ये
घोषणा पत्र तैयार किया था। इसमें कुछ महिलाओं के अधिकार थे जो कि उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था और इनको भी देशद्रोह के विरोध में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो इससे भी हमको ये पता चलता है कि उन्होंने महिलाओं के लिए कितना संघर्ष किया था। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहाँ पे ये, क्या फ्रांस में भी महिलाओं के लिए क्रांति हुई थी, इसके बारे में हमने पढ़ा। कुछ क्रांतिकारी महिलाओं के बारे में पढ़ा। आगे हम 5 नंबर पार्ट लेंगे इसका, दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत दास प्रथा का उन्मूलन भी किया गया था, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी समाज सुधारकों में से एक था। जैकोबिन शासन का क्रांतिकारी था, उसके उतने इनमें समाज सुधार के लिए कार्य करवाए गए थे। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गॉडलेप और सैन डोमियो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। सबसे ज्यादा था यहाँ पे इनकी अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी, मतलब कि मेहनत नहीं की जाती थी वहां पे। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते बंदरगाह में अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूंस दिया जाता था। वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। देखिए, पहले तो क्या करते थे, वे दास खरीदते थे और फिर बागान के मालिकों को बेच देते, जिससे कि वहां पे वो श्रम करें। ठीक है, दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। इन्हीं की वजह से वहां पे जो ये चीनी, कॉफी और नील की बढ़ती ही मांग को उन्होंने पूरा किया था लोगों के लिए। बोंदे और नान्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही श्रमद नगर बन गए थे। दास प्रथा के कारण ही वहां के व्यापार ही आगे से आगे बढ़े थे, मतलब श्रमद बन गए थे। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं। परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध में भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया था। मतलब कि दास व्यापारियों के लिए एक विरोध का भय था, तो उन्होंने कोई भी कानून पारित नहीं किया था। लेकिन अंततः सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया था। फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों को मुक्त कर दिया गया था और उनके लिए नियम, कायदे, कानून बनाए गए थे। पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। ये बहुत ही कम समय तक लागू रहा और 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। फिर वो नेपोलियन आ गया तो उन्होंने भी वापस ये दास प्रथा शुरू कर दी थी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों में निवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। तो हमने आज एसएसटी के अंतर्गत फर्स्ट पार्ट के 4 नंबर पार्ट और 5 नंबर पार्ट पढ़ा। और मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये लेसन जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, आप इनका पूर्ण रूप से अभ्यास करें। इसके अंतर्गत जो जो चीजें बताई गई है, जो मेन चीजें हैं, उनको आप ध्यान रखेंगे और इसके प्रश्न उत्तर जब ये लेसन पूर्ण रूप से समाप्त होगा उसके बाद करवाए जाएंगे। ओके, तो आप ये लेसन पढ़ेंगे, ठीक है, और समझेंगे। ओके।